में पिटाई जाता है। बस बेईमानी से कुटाई, नहा रहा है, नहीं वहां भी सुरक्षित नहीं है, फिर से पिटाई, गली में चल रहा है, अपने काम से काम, स्कूल के दबंग उस पर टूट पड़ते हैं गीद की तरह। तुम सोचोगे कि वो बस हार ना मान लेगा और स्कूल छोड़ देगा ना, नहीं, ये बच्चा किसी और ही मिट्टी का बना हुआ है। उसके अंदर आग जल उठती है और वो फैसला करता है कि वो अब एक ऐसा धावा करने वाला अकेला लड़का बनेगा जो इन दबंगों को उनकी औकात दिखा देगा। और सुनो, उसके पास कोई बुद्ध ज्ञानी उस्ताद नहीं है जो उसे पहाड़ों में ट्रेनिंग दे रहा हो। ये बच्चा बिल्कुल अपने दम पर है। हर सुबह वो उठता है और 30 किलोमीटर दौड़ता है। ये तो ऐसे है जैसे दिन की शुरुआत एक मैराथन से करे। फिर वो 5 घंटे रोप जंपिंग करता है। उसके बाद कुछ हजार पुशअप्स बस वार्म अप के लिए। और लड़ना कैसे सीखा? यूट्यूब से। वो खुद ही सीखता है कैपोएइरा को कराटे के साथ मिलाकर। बिल्कुल सही, वो अपना खुद का घातक मार्शल आर्ट बना रहा है जो उसे अटल बना देगी। मैं कह रहा हूँ बस एक हफ्ते बाद, सिर्फ एक हफ्ता, ये लड़का 3 स्कूल्स का राजा बन जाता है। वो उन दबंगों को धरती पर रोते छोड़ रहा है। लेकिन सुनो, सबसे खतरनाक दुश्मन जो उसे लड़ना है वो एक असली साइको है। तो मैंने पूछा इस बच्चे से, उसे ये पागल जुनून कहाँ से मिलता है और आखिर ये आखिरी दबंग कितना भयंकर है? अच्छा, इस एपिक स्कूल ड्रामा को देखना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं जोंग वू से। वो अपनी माँ के साथ ग्रेजुएशन की तस्वीरें खींचवा रहा है। वो उसे कहती है कि वो बिजी है और बाद तक इंतजार करे, लेकिन वो एक्साइटेड नहीं है। वो बस चला जाता है और अपने दोस्त से मिलता है जो पहले ही मजाक उड़ा रहा है। जोंग वू एक ग्रुप फोटो लेना चाहता है, समझो, मेमोरीज के लिए। दूसरा लड़का हायंग यू अपने फोन पर किसी से बात करने ही वाला था कि अचानक एक कार आके रुकती है। युंजू है जोंग वू की गर्लफ्रेंड और वो भी दोस्तों के साथ दोस्ती करती है। सब अपसेट हैं क्योंकि आज एक चैप्टर का अंत है। आज के बाद सब अलग अलग रास्ता पकड़ेंगे। जोंग वू और डू हायन वैसे तो एक ही स्कूल जा रहे हैं। अपने पहले दिन डू हायन सोचता है सब काल्म और लविंग है। वो जोंग वू की क्लास में जाता है और कहता है ये स्कूल दोस्तों से भरा हुआ है, मुझे स्कूल वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं। और जैसे ही वो ये कहता है, एक लड़का आता है और कहता है मेरी सीट से हटो। डू हायन बस कहता है नहीं और वहाँ से निकल जाता है। क्लासरूम के बाहर एक न्यू स्टूडेंट युंग, जिसे पूरा पीटा जा रहा है, लेकिन पीटे जाने के बाद भी वो उठकर कहता है बस इतना ही था, स्कूल के दबंग, तुम तो लड़कियों की तरह मरते हो। और फिर अचानक युंग एक ऐसा पंच मारता है जो दबंग को अनकॉन्शियस करके गिरवा देता है। दबंग ग्राउंड पर लेटा है, उठ ही नहीं पाता। युंग बस मुस्कुराता है और ब्लड धोकर चला जाता है। बाद में योंगटी से हान पियो कहता है मैंने सुना है एक फ्रेशमैन है जो फाइटिंग जीनियस माना जाता है, नाम है जोंग वू, क्या यहाँ आने से पहले तुमने उसके बारे में कोई रिसर्च की थी? होनियो कहता है वो एक लेजेंडरी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंट का बेटा है, कोरियन ब्रूस ली। वो इतना तेज है तुम उसे हिलते भी नहीं देखोगे और तुम बेहोश हो जाओगे। कहते हैं वो 100 आदमियों को बिना पसीना बहाए हरा सकता है। तो जोंग वू को लड़ना सिखाया गया था। कहा जाता है वो किसी से नहीं डरता और युंगटी बस मजाक उड़ाता है। वो कहता है क्या तुम उसका पब्लिसिस्ट हो? तुम तो शब्द भी बिगाड़ कर नहीं बोल रहे, मैं उसे पीटता हूँ। फिर अपनी सारी धमकी देते हुए युंगटी अपनी छोटी सी टीम को लेकर जोंग वू को ढूंढने निकलता है और दूसरे फ्रेशमैन को धमकी देता है जो बेवकूफ आगे बढ़ रहा है। वो किसी मोटे लड़के को पॉइंट करता है जो रोस्ट पोर्क खा रहा है। युंगटी जो सोचता है वो बहुत हास्यास्पद है, कहता है तुम जोंग वू से ज्यादा सुअर लगते हो। वो लड़ाई शुरू करने ही वाला होता है जब होनियो आता है और कहता है वो नहीं है। पता चलता है जोंग वू पास ही बैठा है, हिलता तक नहीं है। वो युंगटी की तरफ ध्यान तक नहीं देता। तो युंगटी पंच करने की तैयारी करता है, लेकिन डू हैन बीच में आकर उसे रोकता है। वो पूरी ताकत से धकेल देता है, लेकिन युंगटी की बाहु नहीं हिला पाता। तो युंगटी कहता है तू तो एक छोटी सी छिपकली है, चला जा यहाँ से, नहीं तो पिट जाएगा। जैसे ही वो ये कहता है जोंग वू अपनी टांग से उसकी टांग ऐसे उठा देता है कि वो गिर जाता है और युंगटी जोर से गिरा। वो उठकर कहता है आज सुबह यहाँ फर्श किसने पोछा मारा? बहुत फिसलन है। फिर वो उठकर कहता है मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, अगर तुम उदार हो तो मैं भी उदार रहूंगा। असल में अगर तुम लड़ाई ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें लड़ाई दूंगा। जोंग वू मान जाता है। तो सब स्कूल के जिम में पहुंचते हैं और उन दोनों के लड़ने के लिए जगह साफ कर देते हैं। डू हायन जो नहीं चाहता कि जोंग वू लड़े, बीच में कूदकर युंगटी पर हमला करता है, उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा देता है। होनियो उस पर कूदना चाहता है, लेकिन जोंग वू उसे रोक लेता है। फिर उसे मुंह पर मुक्का मारता है, कहता है ठीक से लड़ो। डू हायन और युंगटी की लड़ाई जारी रहती है। युंगटी से टक्कर मारता है, फिर डू हायन को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और खुद को बहुत खुश दिखाता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी किक मारने वाला होता है, उसे घुटने पर जोर से किक लगती है और वो चिल्लाता है। डू हायन उसे पीटना शुरू कर देता है, तो युंगटी डू हायन को उठाकर जमीन पर पटक देता है। जोंग वू दोनों को रोकता है और कहता है टीचर आ रही है। युंगटी गुस्से से भरा है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। कहता है वो क्लास के बाद मिलेगा। उसी वक्त
एक फेमस स्टूडेंट। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी मम्मी को ना बचपन से ही पानी बहुत पसंद है, तो मैंने प्राइवेट पूल वाला विला बुक कर दिया। मेरी मम्मी पूरा दिन पूल से बाहर ही नहीं निकली है। इनको इनके बचपन के दिन दे पाता हूँ ना, तब लगता है ग्रो कर रहा हूँ। ट्रेड करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मियांग वा आता है। उसने पिछले साल इतना अच्छा किया था कि स्कूल उसे रोल मॉडल बनाने के लिए 1 साल और पढ़ने को कह रहा है। हेडमास्टर कहता है, अगर तुमने इस साल फिर लड़ाई की या स्कूल में बुरा किया तो मैं तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट जला दूंगा और तुम्हें घर भेजकर बत्तखों को दूख दूंगा, समझे? लेकिन म्योंगवा एक शब्द नहीं कहता। वो बस अकड़ दिखाता है और कहता है ठीक है, फिर चला जाता है। पता चलता है वो स्कूल के 3 बड़े दबंगों में से एक है। कोई उसे तंग करने की हिम्मत नहीं करता या उससे 10 फुट दूर भी नहीं जाता। म्योंगवा और यू2 उसके लिeutenants हैं और ये मोटा लड़का डोंगमिन हंटर गैंग का बॉस है। वो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं और उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूलते हैं। उस दिन क्लास के बाद जोंगवू और डू हायन बिल्कुल नहीं डरते। वो युंग टी और होनियो को ढूंढने निकलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बस देखने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई पर सट्टे लगाने के लिए, चीजें और मजेदार बनाने के लिए। हंटर गैंग के तीनों लीडर ऊपर सब देख रहे हैं। जोंगवू कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ आदाब सिखाता हूँ। तो एक एक लड़ाई शुरू होती है। युंग टी हमला करता है, बिल्कुल पंप्ड अप, लेकिन वो एक भी पंच नहीं लगा पाता। जोंगवू बस ऐसे घूमकर बचाता है, उसे बेवकूफ बनाकर रख देता है। वो अपने पीछे गिर जाता है। युंग टी उठने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगवू उसके जूते पर पैर रखता है और पंचों की बौछार छोड़ देता है, इतनी तेज कि युंग टी को कुछ दिखता ही नहीं है। आखिर में जोंगवू उसे मुंह पर घुटने से मारकर खत्म करता है। युंग टी को वहीं सबके सामने बेहोश कर देता है। म्योंगवा कहता है, वो लड़का ऐसा नहीं है जिसे छेड़ा जाए। यू2 मजाक उड़ाता है और कहता है, क्या तुम उससे डरते हो? जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं, डोंगमिन हेड होंचो के दिमाग में बिजली चमकती है। वो कहता है, चलो उसे गैंग में भर्ती करते हैं और उसे कर्ज वसूलने के लिए लगाते हैं। हम और भी ज्यादा पैसा कमाएंगे। नीचे युंग टी को आंख लगती है और उसे पता चलता है कि सब चले गए हैं, सिर्फ हान पियो को छोड़कर। वो जोंगवू और डू हायन के पीछे भागता है और फिर अचानक वो अपनी बाहें उनके गिर्द डाल देता है जैसे उनके बेहतरीन दोस्त हैं। असल में उनसे ऐसे चिपक जाता है जैसे पागल हो। फिर वो कहता है, अगर हम नहीं लड़ते तो हम दोस्त नहीं बन सकते। मुझे लगता है मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। जोंगवू और डू हायन समझ नहीं पाते, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देते हैं। स्कूल से निकलते वक्त हंटर गैंग उनका इंतजार कर रही होती है, चींटियों की तरह भरी हुई। चारों लड़के सीधा निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू2 उन्हें रोक लेता है। बॉस डोंगमिन कहता है, हम हंटर गैंग हैं, अगर तुम हम में शामिल हो जाते हो तो तुम्हें प्रोटेक्शन मनी नहीं देनी पड़ेगी और तुम्हें जो पैसा हम लोगों से वसूलेंगे उसमें से 10% भी मिलेगा। डोंगमिन समझता है जोंगवू ऑफर पर कूद पड़ेगा और हाथ मिलाने के लिए बढ़ता है, लेकिन जोंगवू बस कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? फिर पूरा ग्रुप उन पर हंसते हुए चला जाता है, हंटर गैंग को बिल्कुल गुस्से से छोड़कर। वो इस अपमान को नहीं छोड़ सकते। डोंगमिन तुरंत एक इमरजेंसी गैंग मीटिंग बुलाता है। सारे मेंबर्स को टेक्स्ट आता है और उसे मीटिंग के लिए दौड़ना पड़ता है, चाहे वो आधे सोए हुए क्यों ना हो। जब वो पहुंचते हैं, डोंगमिन उनमें से हर एक को मुक्का मारता है, चीजें कंट्रोल में नहीं रखने और जोंगवू और युंग टी को हंगामा करने देने के लिए। फिर वो काम बांटता है। यू2 को युंग टी को साफ करने के लिए 6 आदमियों को ले जाना है। म्योंगवा 15 लड़कों को लेकर डू हायन को ढूंढेगा और डोंगमिन खुद जोंगवू को देखने जाएगा। सबको अपने आदेश मिल जाते हैं और उन्हें पूरे करने निकल पड़ते हैं। जाहिर है नहीं लड़ना दोस्ती की ओर ले जाता है। तो जोंगवू और डू हायन उदार महसूस कर रहे हैं और युंग टी और होनियो को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। डू हायन पूछता है, ये कौन लोग हैं जो इतना अकड़ते हैं? युंग टी कहता है, वो सीनियर्स हैं जो स्टूडेंट से उनके नाश्ते और इंटरनेट कैफे के पैसे छीन लेते हैं। यहाँ आम बात है, इसलिए कोई उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। आज रात हम SA जा रहे हैं और मैं तुम्हें और बताऊंगा। ये कहकर हानपियो उठकर चला जाता है, लेकिन हंटर गैंग का एक मेंबर सब कुछ सुन लेता है और तुरंत बॉस डोंगमिन को बता देता है। उसी रात डू हायन, जो तेज चल है, पहले मीटिंग स्पॉट पर पहुंचता है। जैसे ही वो बाथ हाउस में दाखिल होता है, हंटर गैंग आ पहुंचती है। मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक उसे चिल्लाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद म्योंगवा अपने दुश्मन को सामने देखता है। डू हायन को समझ आता है क्या हो रहा है। वो तुरंत किक मारना शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि उनकी तादाद ज्यादा है और अगर वहां बंद जगह में घेर लिया गया तो भागना मुश्किल हो जाएगा। तो डू हायन किक मारते मारते चलता है
उनके दांत इधर उधर तोड़ता है। डुहैन बचपन से ही कपोएरा कर रहा है, इसलिए वो ज्यादातर अपनी टांगों से हमला करता है। पता चलता है डुहैन बेहतरीन एजाइल है, फर्श फिसलन भी हो वो बहने वाले पानी की तरह चलता है। उसे गलती से किक लगती है, लेकिन वो वापस उठकर बिना किसी झंझक के एक आदमी के सर पर बकेट फेंक देता है। इस आदमी ने सोचा था उसे आसानी से निशाना बना लिया है, लेकिन उसकी बजाय उसे जल्दी ही गिरा दिया गया। कोई और नहीं उठा तो म्योंगवा आखिरकार बीच में आने का फैसला करता है। वो पानी में उतरता है और लड़ना शुरू कर देता है। डुहैन पहले ही थक गया है, लेकिन म्योंगवा अभी भी ताजा था। बेरहम हमला करता है। दोनों एक मूव करते हैं, एक दूसरे के मुंह पर किक मारते हैं और पीछे की तरफ गिरते हैं। उसी वक्त जोंग वू वाहन से आ रहा होता है। वो दो हंटर गैंग मेंबर्स को अपना रास्ता रोकते हुए देखता है। वो भीड़ वाली जगह पर नहीं लड़ना चाहता, तो वो एक छोटी सी गली में मुड़ जाता है। अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लाइट्स कुछ बार झलकती हैं और कुछ लड़के उसके सामने आ जाते हैं। जोंग वू को पीछे हटने नहीं देते और गली उसके पीछे भर जाती है। ये डोंग मिन और उसकी टीम है, जो जोंग वू को सबक सिखाने आई है, गैंग में शामिल होने से इनकार करने की हिम्मत करने के लिए। लेकिन जोंग वू नहीं डरता। वो तेजी से अंदर कूदता है और पंचेस मारता है। उन लड़कों को वहीं बेहोश कर देता है। 1 मिनट 30 सेकंड से कम में गैंग मेंबर्स गली में इधर उधर जमीन पर पड़े हैं, सिर्फ डोंगमिन को छोड़कर। वो पहले बहुत अकड़ता था, लेकिन जोंग वू जैसे स्किल्ड फाइटर के सामने वो दिमाग से बाहर डर गया है। जोंग वू पूरी ताकत नहीं लगाता, वो बस उसे नाक पर मुक्का मारता है और चला जाता है। दूसरी तरफ डू हाइन और म्योंगवा अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन डू हाइन बाजी पलट रहा है और एक हाई किक मारता है। म्योंगवा को गिरा देता है। म्योंगवा फिर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डू हाइन उसकी टांग पकड़कर उसे दूसरी टांग पर गिरा देता है। फिर वो चेहरे पर एक डेवास्टेटिंग घुटना मारता है, जो उसे बेहोश कर देता है। युंगटी खुद वाहन से जाने की तैयारी कर रहा है। वो सड़क पार करने ही वाला होता है जब एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है। कोई तकलीफ नहीं चाहता, वो पेडेस्ट्रियन अंडरपास लेने का फैसला करता है। तुरंत कई लड़के उसे अंदर फॉलो करते हैं, लेकिन वो बस मुस्कुराता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ या पीटे जाओगे। लेफ्टिनेंट U2 जवाब देता है, तुम धमकी दे रहे हो। तुरंत वो फॉर्मेशन में फैल जाते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, लेकिन मैं इज्जत के साथ जीना पसंद करूंगा, बेइज्जती से मरने से। तो युंगटी हमला करता है, एक आदमी की टांग में किक मारता है और दूसरे के मुंह पर पंच। इसके अलावा उसकी सर टक्कर बेहतरीन असरकारी है। आगे पीछे लड़ते हुए युंगटी तीनों के खिलाफ अपना पल्ला बचाए रख पाता है, लेकिन अकड़ में वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। उसे अपना सर छुपाना पड़ता है जब वो उसे किक और पंच मारते हैं। पीठ मारने से पहले वो तादाद से दब गया है। U2 खुश नजर आता है तो वो स्मर्क करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक स्कूटर पर एक युवा सीढ़ियों से नीचे आएगा। वो सीढ़ियों से नीचे आता है, 2 गैंग मेंबर्स को टक्कर मारता है और उनकी टांगें तोड़ देता है। होनियो का दोस्त आया देखकर पूरी सिचुएशन बदल जाती है। इन दोनों के लिए 2 अगेंस्ट 3 कुछ भी नहीं है। 5 लड़के जमीन पर बिखर गए हैं। U2 फिर चार्ज करता है। वो खुद दोनों से लड़ना चाहता है, लेकिन हानपियो को ये पसंद नहीं आता। युंगटी मुस्कुराता है और U2 से 1-on-1 लड़ने के लिए कूद जाता है। वो एक दूसरे को पकड़ते हैं, फिर अलग होते हैं और ब्लोज का बदला लेना शुरू कर देते हैं। तुम मुझे किक करो, मैं तुम्हें वापस किक करूंगा और देखता हूँ किसने ज्यादा दर्द किया। तुम पंचेस की बौछार छोड़ते हो, मैं नहीं डरता। दोनों आदमी बराबर मैच हैं और बेरहम हैं। आखिर में वो एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं और युंगटी अचानक अपनी पहचान वाली सर टक्कर निकालता है। चिल्लाता है U2 के लिए कि वो नहीं रोक सकता, उसे गिरा देता है। युंगटी इस आदमी को एक और जोर का ब्लो देकर पक्का करता है। वो लड़ाई जीत गए, लेकिन दोनों थक गए हैं। हानपियो अपने दोस्त को कंधे पर उठाकर सीधे बाथ हाउस ले जाता है आराम करने के लिए। जब वो पहुंचते हैं, वो डू हाइन को चोट लगी हुई देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि सब पर हमला हुआ था। जोंग वू को नहीं देखकर वो चिंता करते हैं और उसे कॉल करते हैं। क्योंकि वो कॉल आंसर नहीं हो रही, डू हाइन और युंगटी समझ जाते हैं कि वो मुश्किल में है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। अचानक एक बड़ी मोटरसाइकिल आती है। ये जोंग वू है, खूबसूरत युंजू के साथ। डोंगमिन को पीटने के बाद उसने उसे पिक करने आने को कहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करती है, कहती है कि जब जोंग वू कोई एक्शन लेता है तुम हैरान रह जाओगे। युंजू को जोंग वू से फ्लर्ट करते देखकर डू हाइन थोड़ा सा अनहैप्पी लगता है। अगले दिन जोंग वू के हंटर गैंग के बॉस को हराने की खबर पूरी स्कूल में फैल जाती है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उसने अकेला 30 लड़कों को पीटा। वाकई बेहतरीन। कहा जाता है कि बाकी 3 गैंग लीडर्स इतने डर गए कि वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाए। जोंग वू को अनजाने डू हाइन पास खड़े होकर ये सब सुन लेता है। उसे बुरा लगता है क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन कोई उसका नाम तक नहीं लेता। ये जेलसी की भावना पैदा करता है।
तो जब डू हायन जोंगवू की क्लासरूम से गुजरता है, वो खुलकर अपनी नाराजगी दिखाता है जोंगवू को छोड़कर कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सोचने के बाद डू हायन को एहसास होता है कि सब जोंगवू को टैलेंटेड मानते हैं, जबकि वो खुद को भी उतना ही केपेबल महसूस करता है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं मिलती। अगले ब्रेक के दौरान जोंगवू डू हायन को ढूंढता है कि पता करे क्या हुआ, लेकिन डू हायन गुस्सा हो जाता है, फिर उठकर चला जाता है। दोनों एक दूसरे से ऐसे गुजरते हैं जैसे कभी मिले ही नहीं। कुछ सोचने के बाद डू हायन आखिर में अगले दिन माफी मांगता है, कहता है मुझे कभी कभार ऐसा हो जाता है। ये सुनकर जोंगवू को आश्वासन होती है। लड़ाई के बाद हंटर गैंग की रेप्यूटेशन को धक्का लगता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मनी कम आ रही है। गैंग लीडर डोंगमिन एक बड़ी ताकत से मदद मांगता है, टेयो, जो दूसरे स्कूल से है। टेयो की आकृति भयंकर है। Use code WELCOME-MMT. Download the MMT app now. और उसने हाल ही में 2 रिसेंटली डिस्चार्ज स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स को हराया है, जो घर वापस भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा दोस्त भी इस गैंग में एक लीडर के रूप में हैं। लेकिन टेयो की एक बहुत अजीब आदत है, वो अपना सर पोंछने के लिए गीला टॉवल इस्तेमाल करता है और फिर अपने गैंग मेंबर्स से उसे फिर से पोंछने को कहता है। सुनकर कि लोकल दबंग डोंगमिन को एक फ्रेशमैन ने पीटा, सब हंस पड़ते हैं। लेकिन जब जोंगवू का नाम लिया जाता है, युंजू तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है वो इसमें शामिल नहीं होगी। ये जानकर कि हायंग यू पहले जोंगवू का अच्छा दोस्त था, टेयो तुरंत एक चालाकी भरी प्लान सोचता है। तो वो आंखों का चश्मा लगाकर एक इंटेलेक्चुअल गैंगस्टर की तरह कहता है जापान कोरिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हमेशा कहता है कि वो हमारे देश की मदद कर रहा है, तो हम हंटर गैंग की मदद करेंगे, लेकिन असल में हम उनका इलाका अपने कब्जे में कर लेंगे। ये कहकर वो हायंग यू को एक काम देता है, जोंगवू को एक चैलेंज देने का। स्कूल वापस युंगटी जोंगवू को कहता है कि वो डोंगमिन की हंटर गैंग को बिल्कुल खत्म करना चाहता है, लेकिन जोंगवू का अलग आइडिया है, ज्यादा दोस्त कम दुश्मन। तो वो 2 लिeutenants को सीरियस बात के लिए ढूंढता है। जल्दी ही ये दोनों लड़के स्वयं से अच्छाई करते हैं और बुराई को छोड़ देते हैं। तो वो हंटर गैंग छोड़कर जोंगवू की टीम में शामिल हो जाते हैं। सब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे पहली लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी और सबका मूड अच्छा है। अचानक डू हायन को हायंग यू का टेक्स्ट आता है, जो उसे और जोंगवू से आज रात मिलने कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ली जंग नाम के एक जवान लड़के को। उसे शुरुआत से ही जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स का काफी ज्यादा शौक रहा। इस वजह से वो टाइक्वांडो में 2nd लेवल का ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी रहा। इन सब चीजों के अलावा वो खाली समय में अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करता। इसके बाद हम ली के पिता को देखते हैं, जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। शाम के समय अपने सारे कामों से फ्री होने के बाद ली अपने पिता की दुकान पर फूड डिलीवरी का काम करता है। ऐसे ही एक रात जब वो फूड डिलीवरी करने के बाद अपने घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि किसी सुनसान गली में एक पुलिस वाले और एक गुंडे के बीच में लड़ाई चल रही है। पुलिस वाला क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ली बिना सोचे समझे उस पुलिस वाले की मदद करने लगा। जब एक टूटी हुई कांच की बोतल से वो क्रिमिनल पुलिस वाले को मारने वाला था, तभी ली ने सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। हालांकि गुनहगार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तब ली ने उसे एक जबरदस्त लात मार के बेहोश कर दिया। इस दौरान ली ने देखा कि उस गुंडे के पैर में काले रंग की कोई इलेक्ट्रिक बेल्ट बंधी हुई है। ली को समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो पुलिस वाला वेनिस ली की बहादुरी देखकर काफी इंप्रेस हो गया। काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वेनिस को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहीं ली को उसकी बहादुरी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद पार्क नाम का एक पुलिस वाला उससे मिलने आया। उसने ली को बताया कि शहर में लगभग 500 ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में एक काले रंग का एंकल बैंड बंधा हुआ है। ये असल में एक तरह का जीपीएस ट्रैकर है, जिससे पुलिस उनकी लोकेशन पर नजर रखती है। ये लोग असल में ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं और ये कुछ बड़ा कांड करके ही अंदर गए थे। पुलिस उन पर नजर रखती है ताकि वो दोबारा जुर्म करें उससे पहले रोक सके। पार्क ने ली को ऑफर दिया कि वो उनके साथ काम करे। शुरुआत में ली ने मना कर दिया, लेकिन पार्क ने समझाया कि इस काम के लिए उन्हें मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स की जरूरत है। जिस पुलिस वाले को ली ने बचाया था वो बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से 1 महीने तक काम पर नहीं लौट पाएगा। पार्क ने कहा कि जब तक वेनिस नहीं आता तब तक ली उनकी टीम के साथ काम कर सकता है। ली के दोस्तों ने भी कहा कि कर ले भाई, बढ़िया काम है।
ली के पिता ने भी इसके लिए उसे इजाजत दे दी। Hey, it's me, your dry skin, and I demand more CeraVe moisturizing cream to repair my barrier in just 1 hour. 80% dryness relief with 3 skin identical ceramides and MVE technology to deliver up to 10 layers deep. CeraVe, developed by dermatologists and clinically proven for Indian skin, demanded by me, your skin. घर का सारा सामान सबसे कम दाम में लेती हूँ, 2 घंटे में डिलीवरी और वो भी बिना किसी डिलीवरी फी। कि कर ले भाई, बढ़िया काम है। ली के पिता ने भी इसके लिए उसे इजाजत दे दी। अगले ही दिन ली ने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोगों को ना तो पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहननी होती है और ना ही इन्हें किसी क्रिमिनल से पूछताछ करने के लिए किसी वारंट की जरूरत है। उनका काम है क्रिमिनल्स की लोकेशन पर नजर रखना, और जब भी उनके एंकल बेल्ट की बैटरी 30% से कम हो जाए उन्हें फोन करके रिचार्ज करवाना। मान लो उस क्रिमिनल ने कॉल नहीं उठाया या कॉल उठाने के बाद भी चालाकी दिखाई, तो इन लोगों का काम है वहाँ जाकर उससे पूछताछ करना और जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार कर लेना। यहाँ शुरू के कुछ घंटे तो ली के लिए काफी बोरिंग थे और उसे ऐसा लगने लगा कि इस काम को ज्यादा दिन तो नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन फिर उसे दिखाई दिया कि एक क्रिमिनल के एंकल बैंड की बैटरी 30% से कम हो गई है। फिर जब ली ने उसे कॉल किया तो उसने बिना बात सुने फोन काट दिया। इन लोगों ने जब उस क्रिमिनल का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उसे रेप के चक्कर में अंदर डाला गया था। इसीलिए पार्क ली को अपने साथ लेकर तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचा। ली ने नोटिस किया कि उसके घर की एक खिड़की में लोहे की बार नहीं लगी हुई, तो उसने पार्क से कहा कि इस आदमी ने खिड़की से कूदकर भागने का पूरा प्लान बना रखा है पहले ही। इसलिए पार्क उसे पकड़ने के लिए मेन दरवाजे से आया, जबकि ली बाहर खड़ा हुआ उसके खिड़की से कूदने का इंतजार ही कर रहा था। वहाँ पहुंचकर पार्क को पता चला कि ये क्रिमिनल बिल्कुल नहीं सुधरा। वो अभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर पार्क से बचने के लिए वो तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भागा, लेकिन वहाँ तो ली उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ही उसे एक लात मार के अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पार्क भी ली की बहादुरी देखकर काफी खुश हुआ। फिर ये लोग उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ली को महसूस हुआ कि इस काम में मजे के साथ साथ काफी ज्यादा रोमांच भी है, और फिर उसने उस लड़की की इज्जत बचाई। उसने सोचा कि इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। इसके 2 दिन बाद ये लोग एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने गए जिसकी नजर वहाँ पार्क में खेल रहे छोटे बच्चों पर थी। ली उस घिनौने आदमी को पकड़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत पीटना भी चाहता था, लेकिन पार्क ने उसे रोकते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना कल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ली इस काम में हर रोज कुछ नया सीख रहा था और पार्क भी उसकी बहादुरी से काफी खुश है। फिर उसने ली को ऑफर दिया कि क्या वो आज रात उसके साथ डिनर करेगा। तो ली ने पूछा, मैं अपने दोस्तों को भी ले आऊं? फ्री का खाना उन्हें भी बहुत पसंद है। पार्क ने कहा कि हाँ बिल्कुल जरूर, तुम्हारे दोस्तों से मिलकर मुझे भी खुशी होगी। फिर उस रात ली अपने तीनों दोस्तों को लेकर पार्क की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। सब लोगों ने एक साथ खाया पिया, काफी एंजॉय किया, और अब पार्क भी ली के दोस्तों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। वो उन लोगों के सामने ली की तारीफ करते हुए बता रहा था कि कैसे उसके आने के बाद उन लोगों का काम पहले से आसान हो गया है। इसके बाद जब ये लोग पार्टी खत्म करके अपने अपने घर जाने वाले थे, तभी पार्क के साथ काम करने वाले एक ऑफिसर ने उसे कॉल करके बताया कि एक क्रिमिनल है जो मर्डर के केस में अंदर गया था और 15 सालों की सजा काटने के बाद वो 1 महीने के लिए जेल से बाहर आया है। उस आदमी ने अपना एंकल बैंड काट के फेंक दिया है, जिस वजह से हम उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे। उन लोगों को पता चला कि अभी कुछ देर पहले उस आदमी की लास्ट लोकेशन वहीं आसपास की है। तो ली ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों की मदद से उस आदमी को पकड़ने के लिए जाएगा। ली के एक दोस्त के पास एक ड्रोन था, तो ड्रोन की मदद से उन लोगों ने उस आदमी को जल्दी ढूंढ लिया। उसे पकड़ने के लिए ली अकेला ही वहाँ पर गया, क्योंकि पार्क इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता। वहाँ पहुँचते ही उस आदमी ने ली पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन ली ने बचते हुए एक लात मारकर उसे गिरा दिया। लेकिन इससे पहले कि ली उसे गिरफ्तार कर पाता, वो आदमी अपने ही चाकू लगाकर कहने लगा कि दूर हट जाओ वरना कुछ गलत कर दूंगा मैं। अब ली के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या करना चाहिए। तो पार्क उसे फोन पर ही गाइड करने लगा कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाता है। वो आदमी कह रहा था कि मैंने जेल से निकलने के बाद सुधरने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी कोई मेरे पैर में वो एंकल बैंड देखता था तो मेरा मजाक उड़ाता था। पार्क सारी बात सुन के ली को कान में बता रहा था कि क्या करना है। ली ने वही बातें दोहराई कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हारे आसपास के लोग क्या कह रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, और जितना ज्यादा हो सके खुद को हमेशा सही रास्ते पर रखो।
फिर कुछ ही महीनों के अंदर तुम्हारा ये एंकल बैंड भी हटा दिया जाएगा और इसके बाद तुम भी दूसरों की तरह एक आम जिंदगी जी सकोगे। ली की बातें सुनकर उस आदमी को थोड़ी हिम्मत मिली और बात मानकर उसने एंकल बैंड दोबारा पहन लिया। आज उसने सीखा कि सिर्फ जोश से ही नहीं बल्कि होश से भी काम लेना जरूरी है। फिर हमें न्यूज चैनल पर खबर दिखाई जाती है कि डोंगू नाम का एक बहुत खतरनाक अपराधी बहुत जल्द जेल से छूटने वाला है। यह आदमी बहुत ही घटिया किस्म का था। उसके ऊपर लगभग 15 ऐसे केस थे जिसमें 12 या उससे कम साल के बच्चों के साथ उसने गलत किया था। पुलिस वाले इस बात को लेकर बहुत सीरियस थे कि कुछ भी हो इस आदमी पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसके बीते हुए कल को देखते हुए इस बात का पूरा शक है कि वो दोबारा भी ऐसा कुछ कर सकता है। कुछ दिन बाद ली बाजार से गुजर रहा था। उसने रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पैरों में वो एंकल ब्रेसलेट लगा हुआ था। वो आदमी जिस तरह से वेट्रेस को छूने की कोशिश कर रहा था, उसे देखते ही ली समझ गया कि इसके इरादे गंदे हैं। इसलिए उसने तुरंत अपने ऑफिस पहुंचकर उस आदमी की हिस्ट्री चेक की और यहाँ उसे पता चला कि यह आदमी बलात्कार के केस में अंदर गया था। चार्जिंग न होने की वजह से उसका एंकल बैंड भी बंद हो गया था। तो ये सारी बातें यही इशारा कर रही थी कि वो जरूर कोई कांड करने वाला है। फिर ली और पार्क उसी एरिया में पहुंचकर उसे कुछ ऐसी दुकानों में ढूंढने की कोशिश करने लगे जिन दुकानों पर सिर्फ लड़कियां काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये क्रिमिनल सबकी नजरों से बचते हुए एक ऐसी नाई की दुकान पर पहुंचा जिसकी ओनर एक औरत थी। इस आदमी ने उसे मार पीट कर काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन सही समय पर वहां पहुंचकर ली ने उसे बहुत मारा और इस तरह एक बार फिर से ली ने क्राइम होने से पहले ही रोक दिया। इसके बाद पुलिस वालों के बीच मीटिंग चल रही है कि डोंगू नाम के उस क्रिमिनल पर कौन सी टीम नजर रखेगी। पार्क ने कहा कि हमारी टीम में ली जैसा एक जाबाज आदमी है, तो मैं चाहता हूँ डोंगू की जिम्मेदारी हमारी टीम को मिले। इसके बाद जब ली पार्क से मिला तो उसने बताया कि ये काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैं इस काम को हमेशा के लिए करना चाहता हूँ। पार्क उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। जल्द ही वो दिन आया जब डोंगू नाम का वो क्रिमिनल जेल से आजाद होने वाला है, तो उससे मिलकर उसके पैरों में वो एंकल बैंड बांधने का पूरा काम करने के लिए ली और पार्क जेल में पहुंचे। उसके पैरों में वो डिवाइस बांधने के बाद पुलिस की एक टीम उसे घर छोड़ने के लिए भी गई। बाहर डोंगू के खिलाफ बहुत खतरनाक प्रदर्शन चल रहा था। लोगों का कहना था कि ऐसे घटिया आदमी को बाहर क्यों निकाल रहे हो, इसे फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन फिर भी डोंगू को उसके घर में छोड़कर पुलिस की टीम वहां से चली गई और अब आने वाले समय में ली और उसकी टीम का सबसे बड़ा चैलेंज होगा डोंगू पर नजर रखना। फिर रात के समय डोंगू का एक पुराना दोस्त छुपते छुपाते उससे मिलने के लिए आया। ये दोनों उस बिल्डिंग की छत पर जाकर बातें करने लगे। इन दोनों की बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि एंकल बैंड के चक्कर में ये दोनों ही पुलिस वालों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। डोंगू के इस दोस्त का नाम रॉजर है और कुछ साल पहले तक ये दोनों एक ही जेल में बंद हुआ करते थे। फिर उसने डोंगू से पूछा कि उस लेटर में मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था, क्या तुमने उस बारे में सोचा? डोंगू ने कहा कि वो काम मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन इस एंकल बैंड के चक्कर में थोड़ा डर रहा हूँ। लेकिन फिर रॉजर ने कहा कि तुम पुलिस वालों से मत डरो, वो सब हम संभाल लेंगे। आटा की गुडनेस को जब मिले मैगी का टेस्ट, तो हर बाइट में कुछ कमाल तो होगा ही। मैगी वेज आटा नूडल्स। Dull hair? It's time to let it shine. नया ग्लाइकोलिक ग्लॉस बाय लॉरियल पेरिस। ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जो हेयर क्वालिटी रिस्टोर करे और दे इंस्टेंटली 3 गुना ज्यादा ग्लॉस। Get the shiniest hair of your life. नया ग्लाइकोलिक ग्लॉस बाय लॉरियल पेरिस। इसके 2 दिन बाद ली ने देखा कि डोंगू अपने घर से निकलकर किसी पॉश एरिया की तरफ जा रहा है। जिस बिल्डिंग के अंदर डोंगू घुसा, उस बिल्डिंग के अंदर छोटे बच्चों की एक कोचिंग क्लास भी चलती है। इस वजह से ली भी उसका पीछा करते हुए तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। डोंगू वहां बेसमेंट में पहुंचकर अपने दोस्त रॉजर और उसके लोगों से मिला और अब पता चला कि वो दोनों किस काम की प्लानिंग कर रहे थे। असल में ये दोनों घिनौने लोग छोटे बच्चों की गलत वीडियोस बनाकर उन्हें डार्क वेब पर डालने का काम करते हैं और इस काम में ये लोग डोंगू को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। यहाँ पर हर एक वीडियो के लिए डोंगू को काफी मोटी रकम मिलने वाली है और इस तरह का काम करने में उसे वैसे भी मजा ही आता है, शर्म नहीं। तो उसने तुरंत ही उनका ऑफर मान लिया। ली भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था, लेकिन ये लोग जिस गाड़ी के अंदर बैठे हैं उसके शीशे काले हैं, तो बाहर से ली को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा, जिस वजह से उसने बस गाड़ी का नंबर नोट किया और वहाँ से चला गया।
फिर उसने पार्क को फोन करके बताया कि डोंगू उसे नहीं मिला। तो फिर पार्क ने डोंगू को कॉल करके उससे पूछा कि बताओ इस वक्त तुम कहाँ पर हो। डोंगू ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़े नूडल्स खाने के लिए आया था। और इतने में ली उसे ढूंढ पाता उससे पहले ही डोंगू एक थाई रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। डोंगू ये पहले से जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए इस बार वो पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब रहा। अगले सीन में हम ली और पार्क को उनके ऑफिस में बैठा देखते हैं। ली ने कहा कि डोंगू के घर के आसपास भी कुछ थाई रेस्टोरेंट्स हैं, आखिर में नूडल खाने के लिए वो इतनी दूर क्यों गया। मतलब साफ था कि उस बिल्डिंग के अंदर जाने के पीछे कोई तो वजह रही होगी। इसके बाद वो घायल पुलिस वाला जिसकी शुरुआत में ली ने जान बचाई थी, अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गया। उसने ली को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा और साथ ही उसे तोहफे के तौर पर ग्लव्स दिए। वेनिस के ठीक होकर लौटने के बाद इनकी टीम अब और ज्यादा मजबूत हो गई। अगले दिन एक 10-11 साल की छोटी बच्ची को खेलते समय किसी ने किडनैप कर लिया और वहीं दूसरी तरफ डोंगू के दोस्त रॉजर ने उसे वो जगह दिखाई जहां पर वो लोग वीडियो शूट करने वाले हैं। उन पर पुलिस वालों ने अपनी नजरें गड़ाई हुई थी। ऐसे ही एक रात जब डोंगू अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था तो ली भी चुपके से उसका पीछा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में पता चला जिसने कुछ घंटे पहले अपनी लोकेशन बदली है और उसके एंकल बैंड की बैटरी भी 30% से कम है। वेनिस ने उससे पूछताछ करने के लिए कॉल की, लेकिन उस आदमी ने उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया और कुछ आलतू फालतू बातें बोल के फोन भी काट दिया। तो अब उस आदमी का पीछा करते हुए पार्क और वेनिस उसकी लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन ये सब इन गैंगस्टर्स का बिछाया हुआ एक जाल था। वो क्रिमिनल अपने साथ बहुत सारे गुंडों को लेकर आया था और फिर इन लोगों के बीच में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगू ने भी ली को फंसाने के लिए एक जबरदस्त जाल बिछाया था और डोंगू का पीछा करते हुए ली उस जाल में फंस भी गया। रॉजर के बहुत सारे गुंडे वहां ली को खत्म करने के लिए पहले से मौजूद थे, जिसके बाद डोंगू फटाफट वहां से निकल गया। वैसे तो ये गुंडे बहुत ज्यादा थे, लेकिन ली का लड़ने का तजुर्बा भी कुछ कम नहीं था। वो सब मिलकर भी ली का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। ली ने उन सभी गुंडों की बड़ी जबरदस्त तरीके से धुनाई की। वहीं दूसरी तरफ पार्क और वेनिस बहुत बुरा फंस चुके थे। वो दोनों गुंडों का मुकाबला बहुत बहादुरी से कर रहे थे, लेकिन आखिरकार गुंडे उनके ऊपर भारी पड़ने लगे। फिर भी ज्यादातर गुंडों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया, लेकिन इस पूरी लड़ाई में ये दोनों भी बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ सारे गुंडों को बढ़िया पीटने के बाद ली डोंगू का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां ये लोग वीडियो शूट करने वाले थे। फिर जैसे ही वो बेसमेंट एरिया में पहुंचा तो वहां उसे किसी बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। ली समझ गया कि डोंगू नाम का वो घिनौना आदमी यहीं पर आया होगा। उसके काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, तो फिर उसने बाहर जाकर खिड़की तोड़ी और अंदर गया। डोंगू के साथ ही उसका दोस्त रॉजर भी वहां मौजूद था। अब ली वहां पहुंचकर दोनों को ही बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन पुलिस वाला होने की वजह से ली के ऊपर पाबंदी है, वो उन दोनों को जान से नहीं मार सकता। इस बात का फायदा उठाकर गुंडों ने ली पर चाकू से हमला कर दिया। इन दोनों से लड़ते हुए ली भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसी बीच सही मौका देखकर रॉजर तो वहां से भाग गया, लेकिन डोंगू अभी भी लड़की की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ली ने उसे बहुत मारा, लेकिन उसने भी चाकू से हमला करके उसे घायल कर दिया। इसी बीच यहाँ पुलिस के आने का सायरन बजने लगा तो डोंगू भी अपनी जान बचाकर भागा। ली ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से उसे आने वाले कुछ दिन हॉस्पिटल में ही गुजारने पड़े। ली के पिता उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें लगने लगा कि काश मैं अपने बेटे को ये नौकरी करने के लिए हाँ ही ना करता। कुछ घंटों बाद जब ली होश में आया तो उसने सबसे पहले डोंगू के बारे में ही पूछा। उसके सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि डोंगू वहां से भागने में कामयाब हो गया और अब तक उसने अपना एंकल बैंड भी काट कर फेंक दिया है। दूसरी तरफ पार्क की गर्दन की हड्डी में भी बहुत चोट आई थी, जिस वजह से उसे तो कई महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। और बेचारा वेनिस तो उस लड़ाई में बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मर ही गया। ये सब कुछ जानने के बाद ली को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि अब तक उसने सोचा नहीं था कि इस नौकरी में उसे इतना खून खराबा भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद जब ये लोग अपने साथ ही वेनिस के अंतिम संस्कार पर गए तो वहाँ पर उस छोटी बच्ची की मम्मी भी आई, जिसे उस दिन ली ने डोंगू से बचाया था। उसकी माँ ने बच्ची का लिखा हुआ एक थैंक यू नोट ली को दिया और बताया कि मेरी बेटी आज भी गहरे सदमे में है। वो फिलहाल इतनी ज्यादा डरी हुई है कि घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहती, लेकिन जब भी मैं उसे आपकी बहादुरी के बारे में बताती हूँ तो उसे बहुत हिम्मत मिलती है।
ये सब सुनकर ली बहुत इमोशनल हो गया और सोचने लगा कि आखिर उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी। उसको तो शायद यही लगता होगा कि पूरी दुनिया में लोगों का दिल उतना ही साफ है जितना उसका खुद का था। इसके बाद जब ली पार्क से मिलने आया तो उसने ली से कहा कि तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि अब ये मामला क्राइम ब्रांच संभालेगी, वही सब कुछ देखेंगे अब। लेकिन ली फैसला कर चुका था कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डोंगू को खुद पकड़ेगा और उस घिनौने आदमी को पकड़ने के लिए उसके दोस्त भी तुरंत राजी हो गए। ली को उस गाड़ी का नंबर अभी तक याद है जो उस दिन उसे डोंगू का पीछा करते हुए बेसमेंट में मिली थी। व्हीकल नंबर से इन लोगों ने उस आदमी और उसके घर का एड्रेस भी पता कर लिया। फिर इन चारों ने वहां पहुंचकर उसे कब्जे में ले लिया। इसके बाद जब ली के एक दोस्त ने उसका कंप्यूटर खोला तो देखा कि वहां पर छोटे बच्चों के काफी सारे वीडियोस थे। ये देखते ही ली के साथ साथ उसके दोस्तों का भी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी गुस्से में ली ने उस आदमी की आंखों में ट्रिमर मार के उसे घायल कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए इस आदमी ने उन्हें डोंगू का पता बता दिया। फिर उन सब ने उस आदमी को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को कॉल किया। अब वो डोंगू को और ज्यादा खुला नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने फैसला कर लिया कि आज रात ही उसे पकड़ेंगे। अब वो अपने आखिरी मिशन के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन तभी ली के पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस काम में बहुत खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम अब आगे इस तरह का काम करो। इस पर ली ने अपने पिता को समझाया कि वो इंसान जानवरों से भी बदतर है, इसलिए अगर हमने उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो वो इस तरह के क्राइम आगे भी करता रहेगा और अगर बाकियों की तरह हम भी सिर्फ अपना अपना सोचकर जीने लगे तो ऐसे ही क्राइम बढ़ता रहेगा सोसाइटी में। ली के पिता ने भी इस बात को समझा कि उनका बेटा बहुत समझदार हो चुका है और अब वो डोंगू को खत्म किए बिना रुकने वाला नहीं है। इसके बाद चारों दोस्त उस एरिया में पहुंचे जहां डोंगू इस समय रुका हुआ था। वो एक एक करके वहां के सारे होटलों में उसे ढूंढने लगे। इसी दौरान ली के एक दोस्त को डोंगू की लोकेशन का पता लगा। वहाँ काफी सारी खाने की प्लेट्स और दारू की बोतलें देखकर वो समझ गया कि डोंगू अकेला तो नहीं है, उसके साथ यहाँ काफी लोग होंगे। डोंगू के साथ ही उसका दोस्त रॉजर भी यहाँ पर था और इस एरिया के काफी सारे गुंडे भी इस वक्त वहीं मौजूद थे। ली ने अपने दोस्त को वहाँ से हटकर एक सेफ जगह पर जाने को कहा। फिर इसके बाद वो अकेला ही उन सारे लोगों से भिड़ गया। इधर ली के दोस्त अपने ड्रोन से इस पूरी फाइट पर नजर बनाए हुए थे। काफी सारे होने के बावजूद भी ये गुंडे ली का मुकाबला नहीं कर पाए। ली के सर पर खून सवार था। उसने एक एक करके सबकी बढ़िया धुनाई की। अब बाकी गुंडों ने मिलकर ली का ध्यान भटकाया तो इस मौके का फायदा उठाकर डोंगू वहां से भाग लिया। लेकिन ली के दोस्त अपने ड्रोन कैमरा से डोंगू का पीछा करते रहे। कुछ ही मिनटों में ली ने उन सबको सबक सिखा दिया और अब वो अपने आखिरी टारगेट डोंगू को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया। ली इस वक्त अपने दोस्तों के साथ कॉल पर कनेक्टेड था और वो कैमरा में देखकर डोंगू की लोकेशन उसे बिल्कुल सही बता रहे थे। फिर एक जगह पहुंचकर ली ने उसे पकड़ ही लिया और इसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ली का मुकाबला करते हुए ये साफ हो गया कि डोंगू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ली को भी इस लड़ाई में बहुत मार पड़ी। फिर एक समय ऐसा आया जब डोंगू ने ली को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन ली के दोस्तों ने ड्रोन की मदद से डोंगू को घायल कर दिया और वहीं ली को उस छोटी बच्ची के बारे में याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो इस बार उठा तो उसने डोंगू को बहुत बुरी तरह मार मार के बेहोश कर दिया। डोंगू के अंदर अब बिल्कुल भी लड़ने या भागने की हिम्मत नहीं थी। फिर ली उसे हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले गया। आखिर में ली को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और उसे बधाई देने के लिए वो बच्ची भी घर से निकल कर आई। अब बच्ची काफी हद तक उस सदमे से बाहर आ चुकी है और उसका चेहरा फिर से खुशी से भर गया था। ली समझ गया कि उसे दुनिया में सिर्फ यही काम करना है, कोई और चीज उसे ये खुशी नहीं दे सकती। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब